मैं दूसरी बार इस गांव में आया हूं। इसके पहले भी एक बार ऐसा अवसर मिला था, लेकिन पूज्य अशोक सिंघल जी की मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम करने की दृष्टि से मेरी विद्यार्थी जी से बातचीत हुई। कल तक विधानसभा का सत्र था, तो आज 2 दिसंबर कल सत्र समाप्त हुआ। आज आप सबके दर्शन का मुझे सौभाग्य मिला और आज का समय 2 दिसंबर को जब मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ, आज से ठीक 50 दिन बाद जिस आंदोलन के नाते पूज्य अशोक सिंघल जी को केवल उत्तर प्रदेश में नहीं जाना जाता, देश में नहीं जाना जाता, बल्कि पूरे विश्व में जाना जाता है, जिस आंदोलन को उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाने का काम किया। जब भगवान श्री रामलला जन्मभूमि पर ताले के अंदर थे, तो श्री राम जन की रथ यात्रा निकाल करके जन जागरण किया कि जो भगवान राम को ताले में बंद रखेगा वह सरकार हम उखाड़ फेंकेंगे। और उस समय की कांग्रेस सरकार हिल गई, राम भक्तों के सामने झुक गई और पूज्य अशोक सिंघल जी के अगुवाई में, पूज्य संतों के मार्गदर्शन में उस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि 1 फरवरी 1986 को श्री राम जन्मभूमि पर लगा हुआ ताला खुल गया। अब राम जन्मभूमि पर लगा हुआ ताला खुल गया, वहां से हमारी समस्याएं समाप्त नहीं हुई थी। आंदोलन कई प्रकार के चले थे। श्री राम शिला पूजन भी हुआ, उसमें लगभग सभी राम भक्तों ने अपना सवा रुपया का योगदान भी दिया। 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण करने के लिए उस समय की कांग्रेस सरकार ने शिलान्यास की अनुमति दे दिया, लेकिन कहा शिलान्यास तो कर लो, लेकिन रामलला का मंदिर मत बनाओ। हमारे संतों ने, हमारे पूज्य अशोक सिंघल जी ने कार सेवा की घोषणा की, जो आप सबको आज भी याद होगा। 30 अक्टूबर 1990 को जब केवल उत्तर प्रदेश के नहीं देश भर से राम भक्त कार सेवक निहत्थे अयोध्या की ओर चल दिए, उस समय की समाजवादी पार्टी की सरकार ने कहा अयोध्या में राम भक्त क्या, वहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। लेकिन मैं अपने उन राम भक्तों को प्रणाम करता हूं, पूज्य अशोक सिंघल जी को प्रणाम करता हूं, परमहंस रामचंद्र दास जी को प्रणाम करता हूं। अनेक आंदोलनों में जिन लोगों का राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए बलिदान हुआ, उनका स्मरण करके उनको प्रणाम करता हूं। 30 अक्टूबर 90 को उस समय की समाजवादी पार्टी की सरकार, जो जिसकी अगुवाई कर रहे थे श्री मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने गोली चलाई, लेकिन गोली चलने के बाद भी राम भक्त रुके नहीं और भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भगवा ध्वज फहरा करके बता दिया कि यहां परिंदा नहीं, यहां राम भक्त आ गया है। यहां 30 अक्टूबर 90, 2 नवंबर 90 भूले नहीं, उस पर मैं बहुत नहीं लंबी बात करना चाहता। 6 दिसंबर 92 को वह कलंकित ढांचा धराशायी हो गया। मुझे भी सौभाग्य मिला है कि मैं श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का एक कारसेवक रहा हूं, आंदोलन का हिस्सा रहा हूं, लेकिन 1986 और 2023 में हम खड़े हैं। 86 और 2024 में रामलला राम जन्मभूमि पर विराजमान होंगे। इतने लंबे अंतराल के आंदोलन के बाद जब देश में 2014 में आप सब लोगों के आशीर्वाद से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी और 2017 में आपने उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार बनाने का काम किया। डबल इंजन की सरकार ने डबल रफ्तार से काम किया। देश के सबसे बड़ी अदालत में मुकदमा चल रहा था, मुकदमे की ठोस पैरवी हुई और परिणाम यह हुआ कि जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार 2019 में सरकार बनी, तो जो पहला काम हुआ था आप सबको मालूम है, उसमें कोरोना काल चल रहा था, लेकिन रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला आ गया और फैसले के बाद रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया। आज वह भव्य और दिव्य मंदिर बनकर के तैयार हो रहा है। पूज्य अशोक जी को इससे अच्छी श्रद्धांजलि कोई हो नहीं सकती। हम 550 साल बाद यह शुभ दिन देखेंगे, लेकिन जब मैं यहां पर आज यहां मेरी मातृशक्ति बैठी है,
गांव के गरीब किसान और नौजवान बैठे हैं, उनके सामने यह भी कहना मुझे आवश्यक है, अगर हम भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बना रहे हैं, जो वर्षों वर्ष तक झोपड़ियों में रहने को विवश थे, कच्चे घरों में रहने को विवश थे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत किया। मेरे भगवान राम भी भव्य मंदिर में रहेंगे, मेरे गरीब भी भव्य अच्छे पक्के घर में रहेंगे, या दोनों का संतुलन बनाने का काम किया गया। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 55 लाख से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना से पक्का घर बुनियादी सुविधाओं के साथ देने का काम किया। मैं भी एक गरीब घर से निकल करके आया हूं। कभी सोचा नहीं होगा लोगों ने, देश के अंदर 4 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल जाए, आवास के साथ साथ शौचालय बन जाए। आवास आपका गांव में बन रहा है तो 20,000 रुपया से अधिक अपना ही आवास बनाने का मजदूरी के नाम पर पैसा आपके खाते में पहुंच जाए, आपके घर में बिजली का कनेक्शन लग जाए, आपके घर में गैस का कनेक्शन उज्ज्वला योजना में मिल जाए, आपके घर में हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना के अंतर्गत पाइपलाइन से जल पहुंचा दिया जाए। गरीब के घर में कोई बीमार हो तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपया तक का इलाज करा दिया जाए। यह अनेक सुविधाएं हम भगवान राम का मंदिर बना रहे हैं, बाबा विश्वनाथ का धाम बना रहे हैं, कन्हैया जी की मथुरा को भी सजा रहे हैं, लेकिन हम अपने गरीबों को उनकी अवस्था पे नहीं छोड़ रहे हैं, उनके जीवन को भी खुशहाल बनाने का काम कर रहे हैं। मैं यही कह सकता हूं, अभी जो आप परिवर्तन देख रहे हैं वह तो झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। क्योंकि जो मेरा गरीब है उसको कहना ये मन में आएगा कि घर बन गया। हाँ, घर हमने बनवाया, गांव का विकास हमने किया, नौजवानों को भ्रष्टाचार से मुक्त स्वरोजगार अगर करना चाहे तो स्वरोजगार दिया। अगर वो सरकारी नौकरियों में प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा ले रहे हैं तो किसी को बिना खेत बेचे, घर बेचे, जेवर बेचे, कर्ज लिए बगैर बिना पैसे के 6.5 लाख से अधिक नौकरियां उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2017 से अब तक देने का काम किया। यहां पर मेरी मां बहनों का जो लगा हुआ वहां स्टॉल है, आप देख रही हैं। मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम देश की 2 करोड़ दीदियों को 2 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाने का काम करेंगे। आज हमारी बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो बैंक सखी के रूप में, बीसी सखी के रूप में, विद्युत सखी के रूप में अनेक काम कर रही हैं। मैं उसका वर्णन करूंगा, बहुत देर लगेगी, लेकिन हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 20 लाख के लगभग हमारी माताएं बहनें हैं जो समूह सखी के रूप में अलग अलग काम में लगी हुई हैं, और उनको आगे बढ़ाने के लिए ये विभाग मेरे पास ही है संयोग से। और मैं एक महिला बहन माता को, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए यह भरोसा दिलाना चाहता हूं, सरकारी खजाना चाहे देश की सरकार का हो चाहे प्रदेश की सरकार का हो, यह सरकार का खजाना आपके लिए खुला हुआ। गरीबों का दर्द, किसानों का दर्द, जवानों का दर्द, महिलाओं का सशक्तिकरण, इतनी बड़ी महिलाएं संख्या में बैठी हैं। अभी नया संसद भवन बना, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में नारी शक्ति बंधन अधिनियम बन गया है। अब लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, आने वाले समय में 100 विधायक अगर होंगे तो 33 महिला विधायक जरूर बनेगी। आरक्षण देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। आने वाला समय बहुत ही अच्छा है। मैं आप सबको यहां पर यह भरोसा दिलाना चाहता हूं, 2024 हमारे आपके सामने है, और हमारे आपके सामने होने के कारण हमारे विरोधी मित्र जो भी हैं, चाहे सपा वाले, चाहे बसपा वाले, चाहे कांग्रेस वाले, वो सब हल्ला कर रहे हैं। 2019 में जैसे हल्ला कर रहे थे कि हम मोदी जी को नहीं आने देंगे,
सपा बसपा कांग्रेस सबने गठबंधन कर लिया, लेकिन क्या मोदी जी को आने से रोक पाए क्या? बताओ, रोक पाए क्या? अगर जनता साथ में है तो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से ये सपा बसपा कांग्रेस वाले रोक पाएंगे क्या? दोनों हाथ उठा के बताओ, रोक पाएंगे क्या? नहीं रोक पाएंगे। लेकिन यह तीसरी बार मोदी सरकार बनने के मार्ग में जो बाधा बन रहे हैं, वो मोदी जी के बराबर सोच सकते हैं क्या? हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी 4 मंत्र, उन्होंने उनसे कहा जाति के बारे में आप बताइए क्या कहते हो। उन्होंने कहा मेरे लिए देश में 4 जातियां हैं। पहली जाति गरीब की है, वो किसी भी जाति का है, अगर वो अभाव में जीवन जी रहा है तो उसके जीवन के अभाव को दूर करूंगा, या मेरी गरीब की जाति पहली जाति है। दूसरी जाति युवाओं की है, युवा किसी जाति समुदाय का है, अगर वो भारत में पैदा हुआ है तो उसके उज्जवल भविष्य के लिए काम करना यह नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेदारी है। उन्होंने दूसरी युवाओं की जाति बताई। तीसरी उन्होंने किसानों की जाति बताई कि तीसरी जाति किसान की है, और चौथी जाति महिलाओं की है। ये 4 जातियों को जब तक खुशहाल नहीं बना लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। या संकल्प लेकर के मेरे मोदी जी लगातार जितना परिश्रम कर रहे हैं उतना कोई परिश्रम करता, कभी कोई प्रधानमंत्री इतना परिश्रम किया है क्या जितना मोदी जी कर रहे हैं? बताइए, किया है? नहीं किया, न करेंगे। इसलिए मैं आप सब लोगों को यह कहूंगा कि जाके पैर न फटी बेवाई, वह क्या जाने पीर पराई। जिसने गरीबी का दर्द नहीं सहा है, जिसने अपनी माता की सेवा करते, उनके साथ रहते, उनके जीवन के दुख को देखा है, जिसने युवा अवस्था में देश की सेवा में अपने को समर्पित किया, लेकिन देश के युवाओं के लिए काम किया है, जिसने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया है, कभी सोचा नहीं होगा कि 6-6 हजार रुपया की 3 किस्त में साल भर में किसानों के खाते में दिल्ली से मोदी जी एक बटन दबाएंगे और आपके खाते में पहुंच जाएगा। पहले 1 रुपया अगर दिल्ली से भेजा जाता था तो उस समय के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी कहते थे हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी हो चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हो, दिल्ली से या लखनऊ से अब तक 30 लाख करोड़ से अधिक भेजा जा चुका है, लेकिन पूरा 30 लाख करोड़ रुपया पहुंचा, उसमें से 15% नहीं पहुंचा है। ये भ्रष्टाचार करने वाले परेशान हैं। इनको लग रहा है अगर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार आ गई तो उनकी बाकी की जिंदगी जेल में बीतेगी, क्योंकि उन्होंने अगर देश और प्रदेश को, गरीब और किसान को, माताओं बहनों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है तो इसकी सजा उनको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? उनको सजा देने के लिए मैं आप सब लोगों से इतना ही कह करके जाऊंगा। समय थोड़ा कम है, 4 बजे मुझे उड़ना है। यहाँ बहुत सारी हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं जो चलती हैं, उनके लाभार्थी भी यहाँ हैं। उनको प्रतीकात्मक, किसी को घर प्रधानमंत्री आवास बन गया है तो उन्हें आवास की चाबी सौंपना, किसी का बनने वाला है तो उनको स्वीकृति का पत्र सौंपना। कोई हमारी समूह की दीदियां होंगी, क्या क्या योजना बनाया यहाँ के अधिकारियों ने, वो अभी मंच पर आएंगे। मैं इतना ही आप सब लोगों के सामने कह करके जाता हूँ कि जो डबल इंजन की सरकार है जिसे आपने बनाया है, वह सरकार आपके लिए समर्पित है, आपके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए समर्पित है। हमारी सरकार कोई 2-4 जिलों को वीआईपी जिला नहीं मानती, बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों को वीआईपी जिला मानती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आप सबको आह्वान करूंगा, चाहे प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र हो चाहे कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र हो, दोनों क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी को फिर से अपना आशीर्वाद दीजिएगा। माताएं बहनें तो लगातार अपना आशीर्वाद देती हैं और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो हमारी स्टार प्रचारक भी हैं। वो लगातार मेहनत करती, बहुत काम करती हैं, और इसके लिए मैं उनका सबका धन्यवाद करते हुए आप सब यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आए। आज तो केवल मूर्ति अनावरण के लिए आना था, आप सबके इतना दर्शन सबके भी एक साथ होंगे। हमारे आदरणीय केश कुमार जी के पिताजी भी, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, और यहाँ तमाम मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, सबके पास आ भी नहीं सकता, यहीं से सबको प्रणाम करता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ। मैं तो प्रयागराज और कौशाम्बी कोई प्रतापगढ़ से दूर नहीं है कि मंडल के हम सब लोग रहने वाले हैं, और यहाँ का विकास
प्राथमिकता के आधार पर हुआ है, हो रहा है, आगे भी होगा, यह भरोसा दिला करके देता हूं अपनी वाणी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके जोर से बोलिए जय श्री राम।